बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। हालिया घटनाक्रम के बाद वहां संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। वहां पर जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद वहां पर क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया है। वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इनको इस्तीफा देकर बांग्लादेश से पलायन करना पड़ा। सुरक्षा कारणों की वजह से इनको पलायन करना पड़ गया, जहां से वह भारत आ गई और उसके बाद हो सकता है वो ब्रिटेन की ओर रुख करे। अब इन हिंसक प्रदर्शन की वजह क्या है? आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना क्यों पड़ा? वहां राजनीतिक उथल पुथल हुआ क्यों? तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों को समझना पड़ेगा। बांग्लादेश जो राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, उसका मेन कारण क्या है, उसका सूत्रधार कौन है? एक पक्ष ये मानता है कि ये एक छात्र आंदोलन था। आरक्षण कोटे के विरोध में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। छात्रों का मानना है कि जो बांग्लादेश में आरक्षण कोटा है, विशेष करके जो फ्रीडम फाइटर के लिए जो 30% आरक्षण दिया गया था, उससे योग्य छात्रों को सरकारी नौकरी में स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो उसके विरोध में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया सरकार के खिलाफ। फिर क्या किया, सरकार द्वारा जो है छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उस पर गोली तक चलाई गई, उसको मारा गया, बहुत सारे छात्रों की मृत्यु हो गई। तो आंदोलन क्या हुआ, हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया और उसके बाद शेख हसीना को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। इससे क्या हुआ कि ये पक्ष जो है इस आंदोलन को छात्रों की एक जीत बताता है। छात्र आंदोलन के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है और इसको छात्रों की जीत बताया गया है एक तानाशाही सरकार के खिलाफ। अब हम चलते हैं दूसरे पक्ष की ओर। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये कट्टरपंथी साजिश है, एक प्रायोजित कट्टरपंथी विद्रोह है, जिसका मुख्य जो है कर्ता धर्ता है चीन और आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, ये दोनों, और जो बांग्लादेश में जो भी कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो उपद्रवी ताकतें हैं, उनका। तो छात्रों के बेश में जो आंदोलन कर रहे थे वो वाकई में कौन थे? उपद्रवी थे, उग्रवादी संगठन के सदस्य थे। छात्रों के नाम पर इन उपद्रवी ताकतों ने क्या किया, पीएम आवास जिसको कि गौरव भवन बोलते हैं, उस पर हमला बोल दिया, जमकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया, टीवी, बक्सा, सूटकेस, चक्के वाली कुर्सी तक ले गए। अरे चक्के वाली कुर्सी को देखकर तो मुझे पंचायत वाला वो सीन भी याद आ गया। अरे इन जानवरों ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, बत्तख, मछली, खरगोश तक को उठाकर लेकर चले गए। इन लोगों ने असभ्यता की सीमा तब पार कर दी जब इन्होंने शेख हसीना के अंतः वस्त्रों को, अंडरगारमेंट्स को हवा में लहरा तक दिया। उसके बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक थे, इनकी प्रतिमा को भी तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। अब आप ही बताइए कि ये छात्र आंदोलन प्रतीत हो रहा है? कहीं से छात्र आंदोलन नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल कट्टरपंथी समूह की एक साजिश प्रतीत हो रही है, जो कि चीन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। तो एक पक्ष का कहना है ये छात्र आंदोलन है, एक पक्ष का कहना है कि ये कट्टरपंथी साजिश है। बांग्लादेश को अस्थिर करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद जो है बांग्लादेश जो है राजनीतिक रूप से अस्थिर हो चुका है। अवामी लीग के नेताओं पर हमला बोला जा रहा है, घरों में आगजनी की जा रही है। अवामी लीग जो है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का नाम है। साथ ही अल्पसंख्यकों जो कि हिंदू हैं मेन उसमें आते हैं, अल्पसंख्यकों पर भी संकट छाया हुआ है। इसकी आबादी वहां पर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 30 लाख, ये पूरा हिंदू आबादी क्या है, संकट में आ चुका है। उन पर हमला किए जा रहे हैं, घरों में आगजनी की जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहां तक कि मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश के एक फेमस हिंदू सिंगर थे जिनका घर जो है वहां ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना माना जाता था, उनको भी तोड़ दिया गया उपद्रवियों के द्वारा। तो ऐसा बिगड़ता हुआ माहौल जो है बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बना गया है। इसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है। क्या हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता जिसका नाम था खालिदा जिया, इनके रिहाई के आदेश आ गए हैं। ये आदेश दिया है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा। खालिदा जिया का जो है पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये प्रो पाकिस्तानी है, प्रो चाइनीज है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल करंट सिनेरियो यह है कि सेना प्रमुख जो है जनरल वकर-उज-जमान, इनके द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई है। ये गठन होगा सरकार का मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। मोहम्मद यूनुस ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनके नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का जो है भारत के प्रति जो है रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, इसके अच्छे संबंध इसके नहीं रहे हैं। आपका जो विपक्षी नेता खालिदा जिया और मोहम्मद यूनुस दोनों ही भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते रहे हैं।
फिलहाल शांति बहाल का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा। बांग्लादेश में जो संकट आया है इसके कारणों पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी आंदोलन जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, एक दिन में उठ खड़ा नहीं होता है। उसके लिए बहुत दिनों से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा होता है। कोई एक कारण इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बहुत सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो हम एक एक कारणों पर चर्चा करेंगे। तो पहला, अगर राजनीतिक कारण हम देखें, राजनीतिक रूप से क्या कारण रहे होंगे जो बांग्लादेश पर इस तरह का संकट आया, वहां तख्ता पलट हुआ, तो ये एक पक्ष का कहना है कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, ये चुनाव प्रणाली में छेड़छाड़ करती है। पिछला चुनाव भी जो है वो बस एक पार्टी केंद्रित था, एक पार्टी पर केंद्रित था। जो विपक्षी पार्टी थी उसने पूरा बाइकआउट कर दिया था। शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव को हर संभव प्रयास करके, सारे रिसोर्सेज कोशिश करके अपने फायदे में उसको अपनी तरफ मोड़ा था। दूसरा, शेख हसीना को तानाशाह बताया जा रहा है। इनका कहना है, इन पक्ष का कहना है कि सरकार जो है मनमाफिक फैसला लेती है, पार्टी हित में ही फैसला लेती है, खुद के हित में फैसला लेती है, और उस पर मानव अधिकार के उल्लंघन के भी आरोप लगाए शेख हसीना पर। उसके अलावा अगर आर्थिक रूप से देखें तो ये भी कारण जो है बांग्लादेश संकट का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि शिक्षित युवाओं के बीच जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो ये गुस्सा फूटा है, ये बहुत ही बड़ा कारण है। उसमें भी ये जो आरक्षण प्रणाली, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, वहाँ पे कोटा प्रणाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस आंदोलन में। नौकरियों में जो है बांग्लादेश में 56% सीटें आरक्षित है। टोटल 56% सीटें आरक्षित होती है, वहाँ पे हो रही थी, अब तो नहीं, अब हटा दिया गया है। 56% सीटें आरक्षित थी। उसमें भी सबसे ज़्यादा विवादित फ्रीडम फाइटर कोटा। ये फ्रीडम फाइटर कोटा जो है 1972 में शुरू हुआ था, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद। उस मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों को सरकारी नौकरी देने के लिए यह कोटा तैयार किया गया था, जो कि 30% था। टोटल 56% सीटों में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर के लिए आरक्षित कर दी गई थी। फिर ये 1972 में ये रूल लाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे संशोधन के माध्यम से इसको क्या किया गया, फ्रीडम फाइटर के जो फ्रीडम फाइटर थे उसके रिश्तेदारों के लिए भी लागू कर दिया गया। 72 में बस फ्रीडम फाइटर के लिए लागू किया गया था। उसके बाद संशोधन के द्वारा फ्रीडम फाइटर के जो भी रिश्तेदार थे, उसके नाती पोते थे, उनके लिए भी ये लागू किया गया, जो कि कितना था 30%। और इसकी आबादी में हिस्सेदारी क्या है 0.13%। तो ये विवाद का विषय था, सबसे विवादित विषय था। अगला बात यह उठ के आता है कि ये जो फ्रीडम फाइटर है ये है कौन, कौन तय करेगा कि ये फ्रीडम फाइटर हैं? तो ये तय करती है कौन, सरकार। सरकार तय करेगी कि फ्रीडम फाइटर का लाभ किस किस वर्ग को दिया जाए, किन लोगों को दिया जाए। आरोप यह लगाया जाता है कि ये जो सत्ताधारी दल है, शेख हसीना की जो सरकार है, अवामी लीग जो पार्टी है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब्स में अपने समर्थकों को आरक्षण का लाभ दे रही है। मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर अपने ही फेवरेट्स को बिठा रही है। बांग्लादेश के स्टूडेंट इस बात से बिल्कुल ही आहत थे। उनको लग रहा था ये जो आरक्षण जो दिया जा रहा है वो उनके खिलाफ है, उनकी बड़ी आबादी के खिलाफ है। इन सब बातों से नाराज छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया कि आरक्षण को वापस लो। क्रोधित छात्र संगठनों द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, सरकार ने उसको क्या किया, बर्बरतापूर्ण कदम उठाकर उसको दबाने का प्रयास किया। कई छात्र घायल हुए मुठभेड़ में, कईयों को गोली लगी, छात्रों की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि छात्रों को आतंकवादी और राजाकार यानी गद्दार तक कहा दिया गया, जिससे छात्र जो है और भड़क उठे। इससे क्या हुआ, आंदोलन और भी उग्र और हिंसक रूप ले लिया आंदोलन ने। फिर क्या हुआ, फाइनल हमने देखा कि तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को बांग्लादेश से पलायन करके इंडिया आना पड़ा। अब तो ये रहा कि आपका एक पक्ष है, अब इसका दूसरा पक्ष भी देखना इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई में यही कारण थे, यही कारण उत्तरदायी हैं जो बांग्लादेश में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है? क्या सही मायने में ये कारण इसके उत्तरदायी हैं या कुछ और भी है? आंदोलन के राजनीतिक कारण का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। पहले पक्ष के अनुसार क्या कारण सामने आया, पहला तो तानाशाही रवैया, दूसरा चुनाव में धांधली। अब देखते हैं कि क्या वाकई में ये सच है। इससे पहले हमको शेख हसीना के बारे में कुछ जानना जरूरी है। शेख हसीना जो है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर रहे थे। बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ये पुत्री है। इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, अवामी लीग। ये पहले राष्ट्रपति भी रहे थे। इनका जो है
1975 में सैन्य तख्तापलट के बाद इसकी हत्या कर दी गई। अवामी लीग का नेतृत्व किसके हाथ में आया? शेख हसीना के हाथ में है अभी। तो ये जो है शेख हसीना दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला है। ये उपलब्धि इनके नाम है। 1996 से 2001 और 2009 से 2024 तक, तख्तापलट से पहले तक ये बांग्लादेश की पीएम पद पर रही थी। देखिए, इसके कार्यकाल में अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जहां तक है मजबूती ही मिली है, सुदृढ़ ही हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन में सुधार किया इन्होंने, विशेष करके भारत से जो इसका संबंध रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, चुनाव में जो छेड़छाड़ के आरोप लगे थे इन पर वो बिल्कुल ही निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि चुनाव जो हुई थी वो लोकतांत्रिक ढंग से हुई थी। 300 में से 240 सीटें जीत कर ये सरकार में आई थी, फिर जाकर प्रधानमंत्री बनी थी। तो चुनाव में कोई धांधली के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, विपक्षी पार्टी ने क्या बायकॉट कर दिया था चुनाव का। जब जब चुनाव में छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है तो मुझे उस समय बस भारत की याद आती है। भारत में जो है जब भी चुनाव होते हैं विपक्षी पार्टियां ब्लेम करती है किसको? ईवीएम। सारा ठीकरा किस पे फोड़ती है? ईवीएम पे। हाल में ही जो अभी 2024 का आम चुनाव हुआ है उसमें देख लीजिए, हमेशा क्या करती थी? ईवीएम पर दोष मढ़ देती थी। हार गए तो ईवीएम जिम्मेदार है, जीत गए तो हम अच्छे हैं, मैंने काम किया है, हम अपने बल पर जीते हैं। ठीक है, इस बार क्या हुआ? थोड़ा सीट विपक्षी पार्टी भी जीत गई, तो अब बेचारा ब्लेम ही नहीं कर पा रही है ईवीएम को। ईवीएम पहले उसके लिए बेकार होता था, जीत गए तो अच्छा होता है। वही हाल है यहाँ पे। हार गए तो क्या हुआ? चुनाव में छेड़छाड़ हो गया। नहीं हारे तो ठीक है। अब शेख हसीना की पार्टी यहाँ पे जीत गई 300 में से 240 सीट, तो चुनाव में गड़बड़ी हो गया, सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाता है। ये खेल बहुत पुराना है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव में कोई भी छेड़छाड़ हुआ था। लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, शेख हसीना बहुमत में आई। उसके बाद इसको तानाशाह कहा जा रहा है। तानाशाह क्यों नहीं कहेगा भैया? तानाशाह क्यों नहीं होगा लोगों के लिए? क्योंकि आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगा कर रखी गई थी। जो भी आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में सक्रिय थे उन पर अंकुश लगाए हुए थी। पाकिस्तान और चीन सपोर्टर जो भी थे उन पर लगाम लगाया हुआ था। जमात इस्लामी, जिसको जमात भी कहते हैं, ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, इस पर इन्होंने बैन लगा दिया था। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में जो अलगाववादी आंदोलन चला रहे थे जो भी नेता, उसको दबाने में इसकी प्रमुख भूमिका रही थी। अलगाववादी नेताओं को क्या किया? भारत को सौंप दिया था। एक अलगाववादी नेता थे उल्फा के अरविंद राजखोवा, उनको क्या किया? भारत में सौंप दिया। ये अलगाववादी नेता जो है ना, बांग्लादेश में कैंप के जरिए जो है भारत में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देते थे। तो इनको दबाने में भी क्या है? इसकी प्रमुख भूमिका रही है। उसके बाद इन अलगाववादी नेताओं से भारत से शांति वार्ता करने का दबाव बढ़ाया गया था इसके द्वारा, शेख हसीना के द्वारा। तो स्वाभाविक सा बात है कि इन सब को जो है किडनी में, फेफड़ा में, दिल में, विशेष जगह में, सब जगह दर्द होगा ही होगा। तो तानाशाही क्यों नहीं बोलेंगे इसको? इसलिए शेख हसीना को तानाशाह का कैटेगरी में डाल दिया इन लोगों ने। इन लोगों का कहना था कि ये तानाशाही सरकार चलाती थी। अगर इन चीज़ों को देखें तो आपके सामने सारी बातें खुलकर आती है। अब देखिए, अब यही लोग जो इनको तानाशाह बोलते हैं, चीन के बारे में एकदम चुप, मौन, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। चीन का देखिए क्या रवैया है अपने देश में। उन्होंने तिब्बत को, हांगकांग को एकदम दबा कर रखा है। वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उइगर मुस्लिमों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रहा है। वहाँ पे उनको ना दाढ़ी रखने का अधिकार है, ना रोज़ा रखने का। मस्जिदों को तोड़कर क्या कर दिया? शौचालय बना दिया गया। फिर कोई भी नहीं बोलेगा, किसी के मुंह में आवाज़ ही नहीं आता है कि वो चीन तानाशाह है, शी जिनपिंग तानाशाह है। नहीं, वो अच्छा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। शेख हसीना तानाशाह थी। क्यों? क्योंकि आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाई हुई थी, अलगाववादियों पर शिकंजा कसी हुई थी, तो उसको तानाशाह घोषित कर दिया गया है। अब आपके सामने है कि वो तानाशाह है कि नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करना जरूरी है। शेख हसीना का जो है भारत के प्रति प्रेम जगजाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत से एकदम संबंध मजबूत करके उन्होंने रखे हुए थे। भारत बांग्लादेश जो है ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उसमें एक प्रमुख है, हाल में ही रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। किसे दिया गया? भारत को। चीन को नहीं दिया गया। चीन को सिरे से खारिज कर दिया गया और ये प्रोजेक्ट भारत को दे दिया शेख हसीना ने। तो स्वाभाविक है कि चीन के पेट में दर्द होना ही है होना। उसके बाद भारत ने भी सड़क, रेलवे, बंदरगाह, इन सब के निर्माण हेतु हजारों करोड़ रुपए बांग्लादेश को दिए हैं।
इसके अलावा यूएसए, एक नया खिलाड़ी भी शामिल है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या चाहता था, बांग्लादेश की समुद्री सीमा में अपना एक आर्मी बेस बनाना चाहता था, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया। यूएसए को मना कर दिया कि नहीं, हम अपने समुद्री सीमा में आपको आर्मी बेस बनाने नहीं दे सकते हैं। ये क्या था, भारत के हित में था। इससे क्या हुआ, अमेरिका नाराज हो गया। तो अमेरिका और चीन, इन दोनों खिलाड़ियों को क्या हुआ, पेट में दर्द है शेख हसीना से, इनसे अच्छे रिश्ते नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों को साइड में रखकर तहरीर किसको दी जाती थी, भारत को। किसके द्वारा, शेख हसीना के द्वारा। तो चीन और यूएसए दोनों के आंखों का कांटा कौन हुआ, शेख हसीना। इसको रास्ते से हटाना इन दोनों के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब जरा आर्थिक कारणों का भी रिव्यू कर लिया जाए। देखिए, शेख हसीना की सरकार में जहां तक है अर्थव्यवस्था में सुधार ही हुआ था। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मामले में आगे ही बढ़ा। तो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। यहां तक कि कुछ पिछले वर्षों में कुछ रिपोर्ट्स आए थे, उसके अनुसार बांग्लादेश जीडीपी विकास दर में भारत को भी पीछे छोड़ चुका था। यहां तक इसकी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा था। अब मुद्दा था आरक्षण कोटा। यहां मेन मुद्दा क्या रखा गया, आरक्षण कोटा। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। 2018 में जो है ये आरक्षण कोटा, जो कि 1972 में लागू हुआ था सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसके बाद आगे के सालों में उसको फ्रीडम फाइटर के रिश्तेदारों के लिए भी लागू किया गया था। वो मुद्दा, वो आरक्षण कोटा जो है 2018 में शेख हसीना की सरकार ने इस कोटे को समाप्त कर दिया। समाप्त करने का सर्कुलर जारी कर दिया। कहा गया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास गवर्नमेंट जॉब्स में ये कोटा खत्म किया जाता है। एक तरह से ये खत्म ही हो चुका था। फ्रीडम फाइटर का जो 30% कोटा था वो समाप्त ही हो चुका था। फिर क्या हुआ कि कुछ पिटिशनरों ने एक पिटिशन डाला हाई कोर्ट में। जो स्वतंत्रता संग्राम के, जो मुक्ति संग्राम के जो वंशज थे, उन लोगों ने एक पिटिशन डाला हाई कोर्ट में, बोला कि इनको फिर से शुरू किया जाए। तो 2024 में जो है हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया कि सरकार जो कोटा खत्म करने का जो सर्कुलर जारी किया था सरकार ने, वो इलीगल है। मतलब सरकार का फैसला को पलट दिया। बोला गया कि अब कोटा सिस्टम फिर से लागू किया जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, सरकार के फैसले को पलटकर कोटा सिस्टम फिर से लागू कर दिया। देखिए, ये जो 2018 में कोटा सिस्टम खत्म किया था, इसका जनता के द्वारा भी स्वागत किया गया था। शेख हसीना की सरकार का जनता के द्वारा भी स्वागत ही हुआ था। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, 2024 में इसको पलटकर कोटा सिस्टम फिर से शुरू कर दिया। अब इस फैसले से क्या हुआ, छात्र संघ में क्या हुआ, गुस्सा आया, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। आंदोलन को देखते हुए जो मारपीट शुरू हुआ, जो झड़पें शुरू हुई, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और आरक्षण को फिर से खत्म कर दिया। जुलाई के अंतिम दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये कोटा व्यवस्था, ये आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि 90% से भी ज्यादा सीट जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी सीट थी, वो अब अनारक्षित हो गई। मतलब अब इस पर कोई जो है कोटा नहीं रहा, कोई भी आरक्षण नहीं रहा। तो देखिए, यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, तो कायदे से आंदोलन क्या हो जाना चाहिए थे, रुक जाना चाहिए थे। जिस मोटिव के लिए आपने शुरू किया था वो तो आपको मिल गया, वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। क्यों, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात नजर में आई होगी कि 2018 में जब सरकार ने खत्म कर दिया और 2024 में पिटीशन डाला गया, तो फिर से शुरू किसने किया, हाई कोर्ट ने। फिर खत्म किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सरकार का क्या रोल, इसमें जो है शेख हसीना सरकार की क्या गलती थी। मेन मोटिव यहां कुछ और ही चल रहा था। मेन मोटिव था यहां पे शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करना, इसको गद्दी से हटाना। मेन मोटिव ये नहीं था। छात्र संगठन के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और काम कर रहा था। कोई उग्रवादी संगठन, कोई अलगाववादी संगठन, चीन, ISI, ये सब काम कर रहे थे। उनका मेन मकसद क्या था, शेख हसीना को गद्दी से हटाना। इंडिया में भी एक आंदोलन ऐसा देखा जा सकता है जो किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन क्या हुआ था, फार्म बिल के अगेंस्ट में शुरू हुआ था, होते होते कहां तक पहुंचा था, वो पहुंच गया था खालिस्तानी आंदोलन में। प्रो खालिस्तान आंदोलन बन चुका था, खालिस्तान के झंडे लहराए जाने लगे थे। तो वही हाल यहां पे ये हुआ। शुरू कुछ और कारण से हुआ था, बदल किसी और में गया था। मोटिव पहले से ही कुछ और सेट था, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करना। तो हमारे सामने कुछ प्रमुख खिलाड़ी वर्कर सामने आ रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, BNP,
जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, उसके बाद बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी समूह जैसे छात्र शिविर जमात, ये सब, अब पाकिस्तान का ISI जो कि खुफिया एजेंसी है, उसका CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, ये सब खिलाड़ी के जो हित हैं वो भारत के हितों से टकरा रहे थे। ये सब खिलाड़ी के हित जो हैं वो शेख हसीना के रहते हुए सफल नहीं हो पा रहे थे। शेख हसीना का भारत प्रेम इन लोगों की आंखों में खटक रहा था। तो इनका क्या प्लान था कि सरकार को अस्थिर करना। धीरे धीरे ये शेख हसीना की सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे और उसकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, और उसका फाइनली क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया और उनको जान बचाकर वहां से पलायन करना पड़ा, भारत की ओर रुख करना पड़ा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही प्रतीत हो रहा था कि सरकार का तख्ता पलट करके वहां पर अपने लोगों को सरकार में स्थापित करना, ताकि इनके अपने अपने आर्थिक हित पूरे हो सके। बांग्लादेश में जो संकट आया है, इस पर भारत में भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है विभिन्न प्रकार से। तो एक तरह से दो वर्ग उभर कर सामने आ रहे हैं, जो कि एक पक्ष में बोल रहे हैं, एक विपक्ष में बोल रहे हैं। अब जैसे कि एक वर्ग जो है, एक खेमा है जो कि इस संकट को एक चिंता के विषय के रूप में लेता है। इनका कहना है कि भारत बांग्लादेश का रिश्ता जो है आपसी हित पर टिका था। शेख हसीना के PM रहते हुए भारत के सारे हित क्या थे, सुरक्षित थे। शेख हसीना के यहाँ से जाने के बाद भारत के हित प्रभावित होंगे, भारत पर भी खतरा मंडराएगा। बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। तो इनके जाने से सरकार अस्थिर हुई है और व्यापार में भी क्या होगा, गिरावट होगा, तो भारत का व्यापार प्रभावित होगा। एक अलग और बात है कि भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश से बॉर्डर लगते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत जो है सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर के आसपास है। और 5 भारतीय राज्य जो हैं इनसे बॉर्डर मिलाते हैं, जो कि है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की जो है आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आएगी। तो ये एक चिंता का विषय है। और एक दूसरा पक्ष जो है, दूसरा ग्रुप जो है बहुत खुश हो रहा है, इस तख्ता पलट का जश्न मना रहा है, पूरा खुश। बांग्लादेश की जिस अराजक स्थिति का, इस लोकतंत्र के पतन का वो खुशी से इजहार कर रहा है, बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, तानाशाही सरकार गिर चुकी है, उनका ये कहना है। ये कौन है? ये हैं कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड पत्रकार। ये सब क्या है, जश्न मना रहे हैं इस स्थिति का। इस कट्टरपंथी उग्रवादी हिंसक आंदोलन को, इस बर्बरता को वो छात्रों की शक्ति और छात्रों की जीत बता रहे हैं। इस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं, एकदम लहंगा उठाकर नाच रहे हैं, आंखों पर टीन का चश्मा लगाए हुए हैं और इस हिंसा को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इन छदम बुद्धिजीवियों को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि शेख हसीना जो है भारत का समर्थन करती थी, भारत के हितों को सर्वोपरि रखती थी, उसका समर्थन करती थी। भारत के बॉर्डर जो है, जो भी बांग्लादेश से लगते थे, वो सुरक्षित अवस्था में थे। वहाँ जो बांग्लादेश में हिंदू थे, अल्पसंख्यक थे, वो सुरक्षित थे। इनके फूफा जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी सब थे, उग्रवादी संगठन थे, वो मनमानी नहीं कर पा रहे थे। तो पेट में तो दर्द होना लाजमी है, तो ये तो जश्न मनाएंगे। लेकिन हमें क्या देखना है, अपना हित देखना है, भारत का हित देखना है कि शेख हसीना के रहते भारत सुरक्षित था, शेख हसीना के रहते भारत के हित सुरक्षित थे, भारत बांग्लादेश में ज्यादा मजबूत स्थिति में था। तो बांग्लादेश में जो है संकट उत्पन्न हुआ है, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक अहम मोड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया है। बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहे हैं और अब कैसे होने की संभावना है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें कि हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल बुक बूस्टर को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।